बचपन में ही विद्या के माता पिता का एक्सीडेंट होने के कारण वो दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने चाचा जी सुरेंद्र और चाची जी वैशाली के पास रहती है। सुरेंद्र विद्या से एकदम एक पिता की तरह प्यार करता है, लेकिन वैशाली और उसकी बेटी रूबी दोनों विद्या के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। एक दिन, अरे ओ रानी साहिबा, कहाँ चली इतनी खुशी से? किसी लड़के से मिलने जा रही है क्या? नहीं चाची जी, वो मैं अपने लिए कपड़े और कुछ सामान खरीदने जा रही थी। चाचा जी ने मुझे पैसे दिए हैं। परसों मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए। क्या बात है विद्या, अरे तुम इतनी बड़ी बुजदिल और कपटी हो सकती हो, ये मैंने और माँ ने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ रूबी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी। इतने दिनों से मुझे नई साड़ी खरीदनी है और तो और वो महंगी वाली चूड़ियां भी भरनी है अपने हाथों में, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब तू ही बता, बाकी सारी औरतें एकदम सज संवर कर आती है और मैं ही एक बेचारी हूँ जो अपने सूने हाथों से जाती हूँ और पुरानी साड़ियां पहनती हूँ। अरे मैं ही जानती हूँ कि मेरे मन पर क्या बीतती है। रहने दो माँ, इस एहसान फरामोश विद्या के सामने ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। इस बेशर्म को आपके दुखी मन से ज्यादा अपने जन्मदिन की पड़ी है। ऐसा नहीं कि ये सारे पैसे वो आपको दे दे। अरे भूल गई है ये सब कुछ कि कैसे आपने इसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। रूबी और वैशाली विद्या को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। माफ कीजिए चाची जी, मैं भी ना ये क्या गलती करने जा रही थी। आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। आप अपने लिए साड़ी और चूड़ियां खरीद लीजिए। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है चाची जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद। फिर वैशाली विद्या से वो सारे पैसे ले लेती है। ऐसे ही वो दोनों नालायक माँ बेटी बेचारी लाचार विद्या के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहती है। चलो, आज का काम तो हो चुका है, अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ। अरे विद्या, कल मेरी बहन आने वाली है, इसीलिए गेस्ट रूम की सफाई करनी थी। और हाँ, कल के नाश्ते में छोले भटूरे, आलू प्याज के पराठे, कचौरिया, समोसे और सैंडविच बना दे। मेरी बहन बड़ी चटोरी है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए अभी से ही सुबह की तैयारियां कर दे, उसके बाद सोने चली जाना। लेकिन चाची जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे हाथ भी काफी दर्द कर रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लूंगी। नहीं नहीं, अभी ही कर सारे काम, क्योंकि तुझे सुबह 4:30 को उठकर मंदिर में भोग प्रसाद देने की तैयारी भी करनी है। और हाँ, खबरदार अगर किसको बताया कि वो प्रसाद तूने बनाया है, मैं कल सबको यही बोलूंगी कि प्रसाद मेरी बेटी रूबी ने बनाया है। लेकिन चाची जी, अभी तो रात के 12:30 हो चुके हैं और काम निपटाते निपटाते मुझे 2 से 2:30 बज जाएंगे और ऐसे में मैं पूरी नींद भी नहीं ले पाऊंगी। ए नालायक लड़की, ज्यादा नखरे मत कर, वरना तुझे यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे। समझ गई ना तू? अरे इतने सालों से हम तुझे संभाल रहे हैं, मुफ्त में नहीं जीने देंगे तुझे। चुपचाप जितना कहा है उतना कर, वरना तेरे चाचा जी को भड़का कर तुझे यहाँ से रफा दफा करवा दूंगी। समझी कि नहीं? बेचारी विद्या को उस घर में रहते हुए बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो अपने चाचा जी से शिकायत भी नहीं कर पाती। अरे विद्या, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? अब आपको क्या ही बताऊं चाचा जी कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है। मैं तो आपको चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। वैशाली, तुमने कुछ कहा क्या विद्या से? अरे पगला गए हो क्या आप? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है। अरे कोई बात नहीं है चाचा जी,
मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर सुरेंद्र विद्या और रूबी की शादी दो अलग अलग घरों में करा देता है। विद्या के ससुराल में उसकी सास मधु, पति ईशान, ससुर नरेश और ननद कुहू होती है। चाचा जी के घर से ससुराल में जाने के बाद विद्या अपने ससुराल में खुशियों की तलाश करने लगती है। मायके में तो मैं कभी खुशी से नहीं रह पाई। हमेशा चाची जी और रूबी ने मेरे साथ गलत ही बर्ताव किया है। भगवान जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में मुझे वो सारी खुशियाँ मिल जाए जो मुझे आज तक नहीं मिली। वो अपनापन मिले जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। फिर एक रोज, ईशान जी, मुझे ना वो बीच वाले रेस्टोरेंट में जाना है जो हमारे घर से बस 10 मिनट की ही दूरी पर है। आप मुझे वहां पर लेकर जाओगे क्या? अरे नहीं विद्या, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है और इस वक्त तुमसे ज्यादा मेरा उसके पास होना जरूरी है। इतना कहकर ईशान वहां से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर विद्या बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर एक रोज विद्या को हल्का सा बुखार आता है। माँ जी, आप आज के दिन दोपहर का खाना बना दोगी क्या? मुझे ना हल्का सा बुखार आया है और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप प्लीज कुहू से कह दो ना। विद्या के इन बातों पर मधु उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे मधु की हाँ समझकर विद्या अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन बाद में उसकी ननद कुहू उसके पास आती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर आराम कर रही हो, लेकिन माँ की दवाइयाँ लेने का वक्त हो चुका है और अभी तक आपने खाना भी नहीं बनाया है। हाँ बहू, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? अब जा, जल्दी से कुछ तो बना दे, तभी मैं अपनी दवाइयाँ ले सकूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो... अरे अब ये लेकिन वेकिन छोड़ दे और जल्दी से खाना बना दे। ठीक है माँ जी। और भाभी, खाना बनाने के बाद आप ना मेरे कमरे के पर्दे भी चेंज कर देना और हाँ, छत की भी सफाई कर देना आज, क्योंकि शाम को मैं वहां पर जाकर एक नई रील की शूटिंग करने वाली हूँ। ठीक है कुहू। विद्या को बहुत बुरा लगता है और वो खाना बनाते हुए भावुक हो जाती है। माँ जी को मैंने कहा भी था कि मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि मुझे बुखार आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे काम करने के लिए कहा। ना ही कुहू ने मुझे समझ कर लिया। आखिर मुझे ही हमेशा ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जिनसे मैं सच में प्यार करती हूँ? वही लोग मेरे साथ हमेशा इस तरह से पेश क्यों आते हैं? क्यों हमेशा खुशियों के मामले में मेरी झोली खाली रह जाती है? उसी दिन विद्या को देखने के लिए उसकी चाची जी वैशाली आई होती है और वो रसोई की खिड़की से ही विद्या को रोते हुए देख लेती है। विद्या, झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने तुझे रोते हुए देख लिया था अंदर आने से पहले और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं सब जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोल। तेरी किस्मत ही फूटी है। अरे एक तरफ मेरी रूबी है जिसे इतना अच्छा पति और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, और एक तू है जिसके दामन में आज भी दुख ही दुख है। मुझे तो तुझ पर बहुत तरस आता है। वैशाली की बातें सुनकर विद्या के मन पर और चोट लग जाती है और उसे अपने सारे पुराने दुख भी याद आ जाते हैं। फिर एक दिन उसके ससुर नरेश के दोस्त आने वाले होते हैं। कुहू बेटा, जाकर चाय और पकोड़े बना दे, क्योंकि कुछ ही देर में तेरे पापा के दोस्त आने वाले हैं। अरे नहीं मधु, तुम क्या बौरा गई हो क्या? कुहू क्यों बनाएगी? बहू है ना, कुहू से कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन... नहीं मधु और बहू, जाओ बेटा, जाकर चाय और पकोड़े बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बनाती हूँ मैं। फिर रात होने पर
विद्या अपने माता पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। पापा जी ने आज कुहू को काम करने से रोक लिया और मुझसे सारा काम करवाया। इतना भेदभाव क्यों करते हैं ये लोग? काश आप दोनों होते माँ पापा, तो ये जीवन कितना खुशहाल होता। आप दोनों की बहुत याद आती है माँ पापा। आप दोनों के जाने के बाद मैंने बस दुख ही झेला है, पहले मायके में और अब ससुराल में। ईशान जी ने भी उस दिन मुझे कहीं लेकर जाने के लिए मना कर दिया और माँ जी और कुहू ने भी मेरे बीमार होने के बावजूद भी मुझसे काम करवाया। और आज भी पापा जी ने मेरी ननंद और मुझ में भेदभाव किया। मुझे तो बस एक आखिरी आस थी कि एटलीस्ट मुझे ससुराल में तो खुशियां मिले, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मरने तक दुखों का सिलसिला यूं ही कायम रहेगा। चाची जी सही कह रही थी, मेरी किस्मत तो वाकई में फूटी हुई है। विद्या की सारी बातें ईशान सुन लेता है और वो अब सारी बात समझ जाता है कि आखिर विद्या के मन पर कितनी ठेस पहुंची है। और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लेकर जाता है और घर वालों को सारी बातें बताता है। क्या तूने मुझे बताया था कि तू बीमार है? नहीं बहू, तूने मुझे कभी नहीं बताया ये। हे भगवान, भाभी, माँ को सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है। उनके कान के पर्दे ठीक नहीं है। बहू, लगता है उस दिन तूने मुझे जब कहा होगा तब तेरी बात मैंने सुनी ही नहीं होगी। मुझे जोर जोर से बोली हुई बातें ही समझ आती है। माता रानी की सो। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी माँ जी, और शायद इसीलिए उस दिन आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और विद्या, उस दिन मेरा दोस्त के पास जाना सच में बहुत जरूरी था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये लो मेरा फोन और लगा लो उसे। उसका पूरा परिवार तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ भाभी, आपको गलतफहमियां हुई और आपको लगा कि हम सब बहुत बुरे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ विद्या बहू, तुम हो ही इतनी अच्छी, तो तुमसे भला नफरत कोई कैसे कर सकता है? और मैंने कुहू से ना बोलकर तुम्हें वो काम बोला, क्योंकि कुहू को कुछ बनाने ही नहीं आता। लेकिन मधु तो फिर भी उसे रसोई में भेजती ही रहती है ताकि वो कुछ सीख सके। लेकिन वो हर बार हर एक डिश खराब कर देती है। और मेरे दोस्त घर पर आने वाले थे और उनके लिए जो भी बनना चाहिए था वो स्वादिष्ट ही होना चाहिए था ना। बस यही बात थी बहू। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जैसे मेरे लिए कुहू बेटी है, वैसे भी तुम ही हो। अरे तुम तो मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी समान हो। विद्या, तुम्हें अपने मायके से काफी दर्द मिला है, तन से भी और मन से भी। लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे और तुम्हारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही रहेगी। ये हमारा तुमसे वादा है। हाँ बहू, अब ये तेरा ससुराल नहीं, बल्कि तेरा मायका है। तुझे बचपन से जो प्यार और खुशियां चाहिए थी वो हम सब देंगे तुझे। पहले हमें पता नहीं था बेटी कि तूने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है, लेकिन अब जब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है तब तो हम तुझे जरा सा भी दुख नहीं होने देंगे और तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार ससुराल से इतना प्यार मिलने के बाद में विद्या की आंखें नम हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मानो मेरे जीवन भर का गम एक पल में ही गायब हो गया है और झट से मेरे दामन में खुशियां आ गई है। फिर उस दिन के बाद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और विद्या अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहने लगती है। सूरज और रुचिता की शादी को कुछ ही दिन हुए। ऐसे ही एक रात अचानक से रुचिता को कमरे में वास के गिरने की आवाज आती है
और जब वो उठकर देखती है तब सूरज उसके बगल में नहीं होता और कमरे में ब्लैंकेट ओढ़े कोई भटक रहा होता है। और वो देखकर रुचिता काफी डर जाती है। भूत, बचाओ! सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? रुचिता को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता और वो सीधे कमरे में पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस ब्लैंकेट ओढ़े हुए व्यक्ति को मारने लगती है। ये ले, भूत के बच्चे, सत्यानाश हो तेरा। अरे रुचिता, मैं हूँ सूरज, तुम्हारा पति। क्या? फिर सूरज अपना ब्लैंकेट हटा देता है। सूरज, ये तुम क्या कर रहे थे? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़कर भूतों की तरह कमरे में क्यों भटक रहे हो? कितना डरा दिया तुमने मुझे। आई एम सॉरी रुचिका, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता। मैं नींद में था। तुम्हारे जोरदार डंडे पड़ने पर मेरी नींद खुली। हे भगवान! सॉरी सूरज, तुम्हें तो बहुत बुरी तरह लगी होगी। मुझे वाकई में तुम भूतिया चोर लगे, इसीलिए मैं मारने लगी। इट्स ओके रुचिका, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी वही सोचता। फिर उस रात रुचिका सूरज की पीठ पर बाम लगा देती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रुचिता की विधवा जेठानी नंदिनी रुचिता को कल रात के बारे में पूछती है। रुचिका, कल रात को तुम्हारे और देवर जी के कमरे में से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा देर तक टीवी चल रहा होगा। वो टीवी की ही आवाज थी ना, या फिर कुछ और? क्या भाभी, आप भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल कल रात को सूरज कमरे में नींद में चल रहा था, वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर, और वास गिरने की आवाज से मैं उठ गई और सूरज को उस तरह देखकर मुझे लगा कि कोई भूत वूत है, इसीलिए मैं उसे डंडे से मारने लगी। क्या? सच में? तो फिर बाद में क्या हुआ? अब क्या बताऊं भाभी आपको, अभी तक उसकी पीठ सूजी हुई है। बेचारा मेरा पति ऑफिस की थकावट के कारण अब वो नींद में भी चलने लगा है। रुचिका, ध्यान रखो देवर जी का, और अगर तुम्हें कुछ लगे तो मुझे बता देना। हाँ भाभी, थैंक यू। फिर एक रात जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही होती है तभी सूरज फिर से नींद में चलने लगता है और वो चलते चलते नंदिनी के कमरे में जाकर उसके बगल में ही सो जाता है। अचानक से आए सूरज को देखकर नंदिनी घबराकर चिल्ला पड़ती है। माँ जी, बाबूजी, रुचिका! नंदिनी की चीख सुनकर रुचिका, उसकी सास लाजवती और ससुर प्यारेलाल वहां पर पहुंच जाते हैं और सूरज की भी आंख खुल जाती है। छी सूरज, अपने स्वर्गवासी भैया के बीवी के बगल में सोते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? ये सब क्या है सूरज बेटा? अरे लाज शर्म सब बेच खा गया है क्या तू? माँ, रुचिका, अरे आप लोग जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वो... चुप रहो सूरज, अब ज्यादा झूठ मत बोलो। फिर सूरज के पिताजी प्यारेलाल सूरज के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। अरे बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं भाभी के कमरे में कैसे आ गया। मैं तो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तो तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू नींद में चलकर यहाँ पर आ गया? अरे किसे बेवकूफ बना रहा है तू निर्लज्ज लड़के? जरा तो लिहाज रख, वो तेरी भाभी है। और तू कब से नींद में चलने लगा रे? आखिर झूठ क्यों बोल रहा है? बता जल्दी। माँ जी, मुझे लगता है कि देवर जी सही कह रहे हैं। ये नींद में ही चलकर यहाँ पर आ गए। क्या? नंदिनी बहू, ये तू क्या बोल रही है? आखिर तू इसकी साइड क्यों ले रही है? हाँ नंदिनी बहू, तुम्हें अपनी देवर की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसने गलत किया है
तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं देवर जी की साइड नहीं ले रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही रुचिका मुझे बता रही थी कि देवर जी अपने कमरे में नींद में चल रहे थे, जिस कारण उनके कमरे का एक फ्लावर वास भी टूट गया। इसीलिए शायद आज भी वैसा ही हुआ होगा। देवर जी वाकई में नींद में चलते हुए यहाँ पर आ गए। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि सूरज यहाँ पर नींद में ही आया होगा। और यही सच है रुचिका, मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और फिर भाभी तो मेरे लिए माँ समान है। लेकिन सूरज बेटा, तू कब से यूं नींद में चलने फिरने लग गया? और रुचिका बहू, तुमने ये बात अपनी जेठानी को बताई, लेकिन सास ससुर को बताना जरूरी नहीं समझा। हम तो रहते ही नहीं है ना इस घर में। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और उस दिन भाभी ने मुझे पूछ लिया, इसीलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। और मुझे क्या पता था कि ये बात बार बार होगी। हाँ माँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सब कैसे और कब से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, इसीलिए तुम नींद में चल रहे हो। हाँ लाजवती, रुचिका बहुत सही कह रही है। नींद पूरी ना होने के कारण और काम की भागदौड़ के कारण ही ये सब हो रहा है। सूरज बेटा, तुम एक काम करो, काम से 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर बैठकर आराम करो। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी का कहना मान और घर में बैठकर आराम कर। 2 दिन अच्छे से आराम करेगा तो तीसरे दिन एकदम फुर्तीला हो जाएगा और काम भी अच्छे से कर पाएगा। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस महीने ऑफिस में ऑलरेडी 4 से 5 एम्प्लॉय लॉन्ग लीव पर है और उसी के कारण सभी एम्प्लॉयज पर काम का काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। और ऐसे में मैंने अगर छुट्टी ले ली तो मुझे सीधे टर्मिनेट किया जाएगा। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी ना बेटा। तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी टर्मिनेट होने के बाद। ओफो माँ जी, वो टर्मिनेट कह रहा है। टर्मिनेट होना यानी काम से निकाल देना। क्या? हाँ माँ जी, और आप जो सोच रही हो ना, उसे प्रमोशन कहते हैं। हाय राम, ऐसी बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। सूरज ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम करके काफी ज्यादा थकने लगता है और दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है, जिस कारण उसकी नींद में चलने की आदत कम होने की जगह बढ़ने ही लगती है और वो दूसरों के लिए परेशानी बनने लगता है। फिर एक रात लाजवती और प्यारेलाल दोनों अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। अरे लाजवती, आज तो इस साड़ी में तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले तो एकदम हेमा मालिनी लग रही हो। क्या जी, आप भी ना। हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपके अंदर की जवानी नहीं गई। अरे मेरी जान, ये जवानी है दीवानी। बड़े दिन हो गए तुमने मुझे जादू की जब्बी और गाल पर प्यारी सी पप्पी दी ही नहीं है। देखो ना, मेरे ये बेचारे गाल तुम्हारी पप्पी के लिए कितना तरस गए हैं। हे भगवान, आप भी ना सच में बहुत ही ड्रामेबाज और नटखट हो गए हो। ये लो। फिर लाजवती प्यारेलाल को गाल पर पप्पी देती है और उतने में वहां पर नींद में चलते हुए सूरज आ जाता है और नींद में ही वो उनके काफी करीब आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लगता है ये नींद में चलते हुए यहाँ पर आया है। हाँ सूरज के बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वो दोनों उसे जगाते हैं। अरे ये क्या, आज मैं आपके कमरे में आ गया। माफ करना माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों की नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तुम अपना ख्याल रखो। देख सूरज बेटा,
तूने अपनी बाबूजी की बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे 2 से 3 दिनों की ही तो बात है, ले लेना ऑफिस से छुट्टी। उसमें कौन सा तेरे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अब तू ही देख, काम के कारण तेरी सेहत कितनी खराब होती जा रही है और तू नींद में चलने लगा है। हाँ माँ, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे 2 से 3 दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। अगर घर में थोड़ा बहुत आराम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है। जी मैं ना आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अगली बार रोमांस करने से पहले कमरे को लॉक कर दिया कीजिए। वो तो शुक्र है कि सूरज नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ गया। अगर वो जाग रहा होता तो हमारे लिए कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती। हाँ लाजवती, समझ गया मैं। तुम चिंता मत करो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। पर अब तो बचा हुआ रोमांस पूरा कर लेते हैं ना। क्यों, क्या कहना है तुम्हारा? अरे तुम्हारा रोमांस गया तेल लेने, अब मैं सोने जा रही हूँ। दिन भर के काम करके थक चुकी हूँ मैं। बड़े आए रोमांस करने वाले। अरे लेकिन लाजवती। लाजवती प्यारेलाल को पप्पी दिए बगैर ही सो जाती है और दूसरी तरफ सूरज अब अपने आप को आराम देने के लिए ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी ले लेता है। लेकिन उस दौरान भी एक रात वो नींद में चलते चलते घर के बाहर चला जाता है और इस बार तो वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे वापस पुलिस लेकर आती है। देखिए, आप इनके घर वाले हो, इन्हें नींद में चलने की गंभीर बीमारी है। अब आप इन्हें रात में बांध कर तो नहीं रख सकते, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज तो मैं इन्हें मिल गया, लेकिन किसे पता कल को अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। क्या? अरे शुभ शुभ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं लाजवती, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। हाँ पापा जी, वो तो भला हो इंस्पेक्टर साहब का, आज इन्हीं की वजह से देवर जी सही सलामत घर आ गए। हाँ भाभी। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। लेकिन सूरज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारा यूं नींद में चलना अब एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है और अभी हमने इसका कुछ नहीं किया तो आगे जाकर तुम्हें काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, रुचिका बहू बिल्कुल सही कह रही है। सूरज, हम कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर अगली सुबह सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उसका चेकअप होता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं। देखिए, नींद में चलने के कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो व्यक्ति तनाव में हो सकता है, या फिर डिप्रेशन में हो सकता है, या फिर आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे नींद में चलने की बीमारी हो। उसी के कारण भी ये सब हो सकता है। क्या ऐसी बात है क्या? लेकिन डॉक्टर काका, इनके घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें नींद में चलने की बीमारी हो। तो फिर तो ये काम की वजह से ही हो सकता है। आपको इनका काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, अब से मैं सूरज की अच्छे से देखरेख करूंगी और इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसके चलते यह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर जैसे रुचिका ने कहा होता है, वो वाकई में सूरज की अच्छे से देखरेख करती है और फिर कुछ ही महीनों बाद सूरज की नींद में चलने की बीमारी ठीक हो जाती है और वो सुकून से सोने लगता है।